गणित एकेडमी में आप सभी का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। इस वीडियो में मूल अधिकार के बारे में मैं बताऊंगा आपको। ये तीसरा वीडियो होगा मूल अधिकार का। इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। जितने भी संवैधानिक उपचारों से संबंधित राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से रिलेटिव चीज़ें हैं, उन सारे चीज़ों को बिंदुवार जितने रीट हैं, जितने याचिकाएं हैं, उन सब के बारे में आपको चर्चा कर। अगर इस वीडियो को देखते हैं तो जो भी प्रॉब्लम आपकी होती है रीट के बारे में, किसी याचिका के बारे में, वो सारे का सलूशन इसके माध्यम से आपको मिलने वाला है। आइए ज़रा देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 32, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा माना, हार्ट एवं सोल माना है। क्यों? क्योंकि अंबेडकर से पूछा गया कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद सबसे बहुमूल्य है, तो उन्होंने अनुच्छेद 32 को बताया। कहा अगर इस अनुच्छेद को हम हटा देते हैं तो संविधान निर्जीव हो जाएगा, निष्प्राण हो जाएगा। यह भारतीय संविधान की आत्मा है, यह भारतीय संविधान का हृदय है। क्यों इसको कहा? क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। ध्यान रहे, 1977 से पहले केवल पीड़ित ही जा सकता था। वर्तमान में कोई भी व्यक्ति जो आपको न्याय दिला सकता चाहता है, वो संस्था हो, व्यक्ति हो, पर्सन हो, उससे कोई आपका रिलेशन नहीं है, फिर भी वो आपको न्याय दिला सकता है। यह सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। आइए जरा देखते हैं अनुच्छेद 32 क्या कहता है। अनुच्छेद 32 का भाग 3 में प्रवर्तित करता है क्या? ये व्यवहार में उपयोग में आते हैं क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के, ध्यान रहे, यदि कोई व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो हमारा न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय उसको संरक्षण प्रदान करता है जिस व्यक्ति का उल्लंघन होता है उसे। अब अनुच्छेद 32 तो यह सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है कि वह मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए कोई भी आदेश यानी आर्डर, निर्देश, डायरेक्शन या रीट जारी कर सकता है। यह रीट कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? आइए जरा देखिए। पहले को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम का होगा उसके लिए मैं कह रहा हूं, बंदी प्रत्यक्षीकरण को हाइपियस कार्पस कहते हैं। दूसरा जो रीट है, याचिका है, परमादेश है, इसको मेंडामस कहते हैं। तीसरा जो रीट है वो प्रतिषेध है, इसको प्रोविशन कहते हैं, प्रोविशन कहते हैं। चौथा है उत्प्रेषण, इसको इंग्लिश में कॉर्टोररी कहते हैं। और पांचवा है अधिकार परीक्षा, इसे अंग्रेजी में क्यूरेंटो कहते हैं। तो अधिकार परीक्षा क्यूरेंटो, उत्प्रेषण कॉर्टोररी, प्रतिषेध प्रोविशन, परमादेश मेंडामस और बंदी प्रत्यक्षीकरण हाइबियस कार्पस कहते हैं। अब ये प्रायः प्रतियोगी परीक्षा में आपके आते हैं। प्रायः 2 में विद्यार्थी अंतर को स्पष्ट नहीं करता, यानी प्रतिषेध में, प्रोविशन में और उत्प्रेषण कॉर्टोररी में। मेरा प्रयास होगा कि इन सब में हम आपको स्पष्ट उत्तर दें और अंतर को भी स्पष्ट कर दें, ताकि किसी प्रतियोगी परीक्षा में अगर आता है, चाहे वो IAS में आता है, PCS में आता है, लोअर सबनेट में आता है, अदरवाइज किसी भी एग्जामिनेशन में आता है, आप उसका भरपूर उत्तर, सही और सटीक आंसर दे सकें। आइए जरा देखते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें है यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाकर, ध्यान रखिए, पहले हम इसीलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ लिख दिए हैं। इसका मतलब होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। ध्यान दीजिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। हमने जैसे कहा सन 77 से ये कहा गया है
कि वह कोई जरूरी नहीं है कि वही व्यक्ति आए या वही आए तभी उसको न्याय मिलेगा। अब न्याय का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। किसके माध्यम से? जनहित याचिकाओं के माध्यम से, PILA से, पब्लिक इंटरेस्ट एलिगेशन से, जो लिटिगेशन है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसके माध्यम से इसको बढ़ता जा रहा है। आइए जरा इससे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। यदि किसी व्यक्ति को, ध्यान दें, यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाकर या रोक कर रखा जाता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जारी करती है। और यह याचिका जो है वह कोई सरकारी या गैर सरकारी दोनों के विरुद्ध जारी होती है। यानी गवर्नमेंट सर्वेंट और गैर गवर्नमेंट प्राइवेट जो व्यक्ति हैं, इन दोनों के विरुद्ध जारी हो सकती है। यानी आपको कोई भी व्यक्ति जोर जबरदस्ती कराकर रोक नहीं सकता। ये इस तरह से ये बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है। इसको अगर और भी देखना है तो जैसे जैसे मानवीय मूल्यों की दायरा बढ़ती जा रही है, इस अनुच्छेद का दायरा बढ़ रहा है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको पढ़ाए हैं, उसका दायरा इसमें मूल भाव इसी के अंतर्गत निहित होता है। जब आप अनुच्छेद 32 को पढ़ते हैं तो मूल भाव 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसकी मूल भावना बंदी प्रत्यक्षीकरण में भी निहित है। यही नहीं, 1974 में क्या कालू संज्ञान बनाम जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि व्यक्ति सशरीर आए, बिना उसको आए हुए भी इस याचिका को जारी किया जा सकता है। तो इसकी अनुच्छेद की दायरा बढ़ी। आइए जरा देखते हैं दूसरा, परमादेश। परमादेश का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। किसके लिए आदेश देते हैं? परमादेश की याचिका को अगर आप देखेंगे तो इसको मेंडामस कहते हैं इंग्लिश में। यदि कोई प्राधिकारी, ध्यान रखें, प्राधिकारी लोक अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं करता, ध्यान रखें, कर्तव्य का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं करता और अपने शक्ति का इस्तेमाल गैर कानूनी तरीके से करता है, तो उसके विरुद्ध इस याचिका को दायर किया जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति जो लोक प्राधिकारी है वह अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता, यानी अपने सरकारी व्यक्ति जो है अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता, अपने शक्ति का इस्तेमाल गैर कानूनी तरीके से करता है, तो उस लोक प्राधिकारी के विरुद्ध परमादेश की याचिका जारी की जाती है। आइए प्रतिषेध यानी प्रोविजन क्या है, जरा इसको भी देखते हैं। आपसे हम बात करते हैं तीसरे की, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तीसरा क्या है? प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना, इनकार करना। ये कब होती है, जरा इसको आप देखें। जब कोई वरिष्ठ न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक अधिकरण
जब कोई वरिष्ठ न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक अधिकरण के विरुद्ध जारी करता है। यह रीट यानी प्रतिषेध की रीट कब कोई वरिष्ठ न्यायालय सीनियर कोर्ट जैसे हाई कोर्ट है अपने अधीनस्थ न्यायालय अर्ध न्यायिक अधिकरण यानी सेमी जुडिशियली ट्रिब्यूनल के विरुद्ध जारी करता है, तो ये प्रतिषेध की न्यायालय होती है। ये कब होता है? जब कोई न्यायिक अधिकारी गलत तौर तरीके से प्रक्रिया से किसी कार्य को करता है तब जाकर यह जारी होती है। लेकिन ध्यान देना, यह जो प्रतिषेध की याचिका है, रिट है, वह कार्यपालिका और विधायिका के विरुद्ध नहीं जारी होता। इन दोनों बातों को ध्यान रहे कि कार्यपालिका और विधायिका के विरुद्ध ये जारी नहीं होता। यानी जो जैसे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, यानी सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन सभी न्यायालय है या अर्ध न्यायिक है। अगर कोई गलत तौर तरीके अपनाया जाता है तो उसको रोकने के लिए इस याचिका को दायर किया जाता है। इस रिट को जारी करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। आए जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का अर्थ क्या है? पूर्णतः सूचित किया जाता है। पूर्णतः सूचित करना उत्प्रेषण कहलाता है। ध्यान रहे, जब कोई, पुनः बात आ जाती है इसकी, जब कोई वरिष्ठ न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय के विरुद्ध जारी करता है। यानी सरल शब्दों में ये भी, जब कोई वरिष्ठ न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक न्यायालय के विरुद्ध जारी करता है, कब? जब कोई अधीनस्थ न्यायालय, ध्यान रहे, अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक न्यायालय अपने अधिकारिता का उल्लंघन करता है, अपने अधिकारिता का उल्लंघन करता है। यानी अधिकारिता माने जो उसको अधिकार दिया गया है। यहां देखिए, अधिकारिता का उल्लंघन करता है, तो जो उसको अधिकार दिया गया है, यदि वह कोई अधीनस्थ न्यायालय है, लोअर कोर्ट है, जो वरिष्ठ न्यायालय है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, उसके अधिकारिता का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध यह जारी होता है। उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय इस रीट को जारी करता है। यहां ध्यान रखने की बात है क्या कि अगर पूछा जाए कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण में अंतर क्या है, स्थिति देखिए, हम स्पष्ट करते हैं कैसे। उत्प्रेषण और प्रतिषेध में अंतर क्या है? यानी जब कोई बात आती है कि प्रोविजंस और कॉर्टियोरी में अंतर क्या है, तो जरा अंतर को हम स्पष्ट कर दें। क्या? प्रतिषेध और उत्प्रेषण, अंतर। यहां देखें दोनों में अंतर क्या है। प्रतिषेध जो है क्या होती है, जब
कोई कार्रवाई को रोकने के लिए जारी की जाती है। प्रतिषेध की रीट कार्रवाई के दौरान कार्रवाई रोकने के लिए जारी की जाती है। यानी यह जो रीट है प्रतिषेध की, वह जब न्यायिक कार्रवाई रोकने के लिए जारी की जाती है। और उत्प्रेषण जब कार्रवाई के बाद कोई निर्णय हो गया तो निर्णय को रद्द करने के लिए किया जाता है। यह कार्रवाई के बाद कोई निर्णय है तो उस निर्णय को रद्द करने के लिए, समाप्त करने के लिए किया जाता है। यानी कार्यवाही समाप्ति पर निर्णय रद्द करने के लिए जारी किया जाता है। सरल शब्दों में जब सर्वोच्च न्यायालय से पूछा जाएगा कि व्हाट इज योर डिफरेंसेस बिटवीन टू टाइप्स रेट, क्या प्रोविजंस और कॉर्टियोरी, तो जरा देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रतिषेध की याचिका बिफोर डिसीजन होती है। यानी यह जो याचिका होती है वह निर्णय पूर्ण है। यानी निर्णय के पहले किस याचिका को? प्रतिषेध को। और उत्प्रेषण की याचिका को कहा इसको कि यह निर्णय के बाद जारी की जाती है। तो दोनों में अंतर क्या है? बिफोर डिसीजन प्रतिषेध और आफ्टर डिसीजन उत्प्रेषण। ये दोनों ही विषय एक कार्रवाई के दौरान कार्रवाई रोकने के लिए होती है और एक कार्रवाई समाप्ति के बाद जो निर्णय दिया गया है उस निर्णय रद्द करने के लिए जारी की जाती है। ध्यान रहे, लेकिन दोनों ही याचिका कार्यपालिका और विधायिका के विरुद्ध जारी नहीं होती है। आए अगला है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा को जरा देखते हैं, क्या है अधिकार परीक्षा? अधिकार परीक्षा का अर्थ है, यहां शाब्दिक अर्थ जरा देखें, आपका प्राधिकार क्या है? तो कुछ तो यही बता रहा है। जब कोई लोक प्राधिकारी, ध्यान रहे, जब कोई लोक पद प्राप्त धारण किया हुआ व्यक्ति किसी गलत तरीके से पद को धारण किया करता है तो क्वेरेंटो की याचिका दायर की जाती है। जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद को गलत तरीके से धारण करता है तो उसके विरुद्ध यह याचिका दायर की जाती है। सार्वजनिक पद, लोक पद का मतलब होता है गवर्नमेंट नौकरी, सरकारी नौकरी। जब कोई व्यक्ति गलत तौर तरीके से धारण करता है तब सर्वोच्च न्यायालय उसके विरुद्ध अधिकार परीक्षा की याचिका दायर करती है। इस तरह से सभी रीटों को हमने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया। अब आइए दो बात, यह रीट वर्तमान में इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। इसके दो रूपों में देख सकते हैं इस रीट को, यानी रीट या याचिका, अंग्रेजी शब्द है रीट्स। यह दो रूपों में कैसे देख सकते हैं हम लोग? पहला नंबर एक आएंगे तो जनहित याचिका, जनहित याचिका, इसको लोकहित भी कहते हैं, लोकहितवादी। और दूसरा न्यायिक सक्रियता। अब जरा देखिए, लोकहितवादी या जनहित याचिका को क्या कहते हैं आजकल अंग्रेजी में? इसको कहते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब
यह दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में आप देखेंगे तो ऐसे भी विषय हैं जिससे कोई लेना देना नहीं है, उसको भी आधार बना सकता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की चर्चा करेंगे। स्वतः संज्ञान लेकर PIL के माध्यम से स्वतः संज्ञान भी सुप्रीम कोर्ट को पावर है, सर्वोच्च न्यायालय को पावर है। किसी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वो स्वतः संज्ञान ले सकता है और किसी को भी आदेश निर्देश जारी कर सकता है। जैसे अभी आप तत्काल में देखिए हाथरस की घटना को देखते हुए आपकी अदालत जो रजत शर्मा आपकी बात चलाते हैं, उसको स्वतः संज्ञान लेकर लखनऊ हाई कोर्ट ने वहां की पीड़िता को देखा, स्वतः जांच किया। यह दायरा बढ़ता जा रहा है। अब बात यह है कि भारत में जनहित याचिका, ये लोकहित याचिका के जनक कौन है? तो जब जनक की बात आती है तो P.N. भगवती। ये P.N. भगवती कौन थे? ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। 1985 से लेकर 1986 तक यह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहते हैं। इनको ही भारत में जनहित याचिका के जनक माना जाता है। जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जनक कौन है? तो P.N. भगवती को माना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ये जन्मदाता है, जन्मदाता, जन्मदाता। अब आती है न्यायिक सक्रियता क्या है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यायिक सक्रियता को जुडिशियली एक्टिविज्म। ये जुडिशियली एक्टिविज्म क्या है? न्यायपालिका कहती है जब कोई न्यायपालिका, खासकर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, कार्यपालिका और विधायिका में बढ़ चढ़ कर दखल देने लगे और किसी चीज की संज्ञान लेने लगे तो इसको क्या कहते हैं? जुडिशियली सक्रियता, यानी न्यायिक सक्रियता, जुडिशियली एक्टिविज्म के नाम से जाना जाता है। इन दोनों की दायरा वर्तमान में बढ़ता जा रहा है। इस तरह से हमारा लोकतंत्र और मजबूत हो रहा है ताकि गरीब निर्धन कोई भी व्यक्ति हो इसके माध्यम से न्याय पाने लगा। दूर दराज बैठा हुआ भी है तभी वो न्याय के इच्छुक होने लगा। आइए इसमें जरा दो अनुच्छेद हैं, इस भाग में आपको हम समाप्त करके दिखाते हैं क्या। पहला अनुच्छेद है 32 के तहत जो भी विषय था हमने आपको स्पष्ट किया। अनुच्छेद 33 और 34-35 क्या है, संक्षेप में उसको देखें। अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35। ध्यान दें, यह जितने भी आप पढ़े हैं, कहां से 14 से लेकर और 32 तक, एक तरह से देखेंगे तो यह अपवाद भी है। अपवाद 33, 34, 35 क्या है? इसमें सशस्त्र बल तथा मूल अधिकार, इसमें सशस्त्र बल तथा मूल अधिकार। अब जरा देखिए कैसे अपवाद है। अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सशस्त्र बल, सेना, उपसेना, खुफिया विभाग में उस सीमा तक प्रतिबंध लगा सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है जिस सीमा तक उनमें अनुशासन बना रहे और वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। किसके लिए? अनुशासन और कर्तव्य
निर्वहन, अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं, यानी डिसिप्लिन एंड ड्यूटी को पूरा कर सकें, इसलिए सशस्त्र बल और सुरक्षा बलों में, खुफिया विभागों में संसद को यह शक्ति प्रदान है कि उनके मूल अधिकारों में प्रतिबंध लगा सकती है। आइए अब जरा देखिए अनुच्छेद 34 क्या कहता है। 34 मार्शल लॉ और मूल अधिकार, इसको जरा देखिए। मार्शल लॉ और मूल अधिकार है। मार्शल लॉ यानी आपातकाल, इमरजेंसी के दौरान यदि अनुच्छेद 34 संसद को यह शक्ति देती है कि यदि आपातकाल के दौरान सेना द्वारा की गई, आर्म फोर्सेस द्वारा की गई कार्रवाई से किसी को मूल अधिकार का हनन होता है तो उसे विधिमान्य बनाने का अधिकार संसद के पास है। उसे विधिमान्य बनाने का अधिकार संसद के पास है। संसद के पास है, यानी किसी भी प्रकार का उल्लंघन होता है किसी के मूल अधिकार का तो उसके विधि के अनुसार सही बनाने का अधिकार संसद के पास है, जब देश में आपातकाल लगी हो तो। अनुच्छेद 35 क्या कहता है? अनुच्छेद 35 संसद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 35 संसद को विधि माने ला बनाने की शक्ति प्रदान करता है। जैसे अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, आप उस पर बना सकता है। 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऐसे ही 33, 34 पर वो बना सकती है संसद। ध्यान रहे कि 33, 34 और इस पर केवल संसद को अधिकार है, विधानमंडल को अधिकार नहीं है कि वो किसी प्रकार का कानून बना सकती है। 33, 34 केवल संसद को देता है और इसी का प्रयोग करते हुए संसद ने राइट टू एजुकेशन को जोड़ा। अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार का विषय बनाया और समय समय पर यही अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह मूल अधिकार को प्रवृत्त कराने हेतु कोई भी कानून बना सकती है। इस तरह से इस वीडियो में पूरी तरह से मूल अधिकार से संबंधित जितने भी विषय वस्तु थे हमने स्पष्ट ढंग से आपको प्रेषित किया, आपको बताया। अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो अधिक से अधिक आप लाभ ले सकते हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में विशेष तौर से जो रीट है वो इस वीडियो में एकदम स्पष्ट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।